साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। अपने 20,000 क्वेश्चन की जो हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें से क्वेश्चन 350 तक अपने कल कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 351 से शुरू करने हैं। और जाते जाते कल आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ख्वाजा पीर का मकबरा कहाँ स्थित है, और कल आपको ऑप्शन भी दिए थे। ख्वाजा पीर का मकबरा पूछा था, ऑप्शन दिए थे सिरसा, नारनौल, अंबाला या फिर महेंद्रगढ़। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो है सिरसा। सिरसा के अंदर ख्वाजा पीर का मकबरा स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 351 के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन कि हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण है वो किस ग्रंथ के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, महाभारत, वामन पुराण, विष्णु पुराण या फिर पद्म पुराण। तो थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं उनका विवरण दिया गया है वामन पुराण के अंदर है। और जो वामन पुराण है ये एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है, जिसके अंदर कल पढ़ा था अपने कि 9 नदियों का और 7 वनों का उल्लेख भी इसके अंदर अपने को मिलता है। तो चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं थोड़े। तो हरियाणा के क्षेत्र विशेषकर थानेसर और कुरुक्षेत्र की नदियों का उल्लेख इसमें है, 9 नदियों का विवरण है, और हरियाणा के भौगोलिक और धार्मिक महत्व को भी इसके अंदर दर्शाया गया है, खासकर किनका, नदियों का, तीर्थों का और वनों का भी इसके अंदर जिक्र था ना। कल 7 वन का पढ़ा था आपने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। ये इंडिया जी के आ गया वैसे क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। मैक्स मुलर, जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर विलियम जोन्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, क्योंकि ये विभाग था पुरातत्व विभाग, इसके पहले जो महानिदेशक थे वो यही थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। तो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कि इन्होंने भारतीय स्थलों की व्यवस्थित खोज और वर्गीकरण किया, और 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना इनके प्रयासों से। ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ASI, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1861 के अंदर हुई थी। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है उनकी नींव रखी, इसलिए उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वास्तविक रूप से हरियाणा में पहली पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा करवाई गई। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है अपने, क्या पूछा है कि वास्तविक रूप से हरियाणा में पहली पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा करवाई गई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डिब्बी स्नूपर, जॉन मार्शल, कनिंघम, HD सैंक्स। तो किसके द्वारा करवाई गई थी ये करवाई गई थी डिब्बी स्नूपर के द्वारा। तो अगर वास्तविक रूप से पूछे तो क्या लगाओगे, डिब्बी स्नूपर, और नहीं तो अगर सीधा पूछे तो लगाओगे जॉन मार्शल। तो लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए सही से क्वेश्चन को पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कोई भी उत्तर करने में। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके ऑप्शन अच्छे से देखने हैं, उसके बाद में ही किसी नतीजे तक पहुंचना है। तो जानते हैं डिब्बी स्नूपर के बारे में कुछ तथ्य है कि ये एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। उन्होंने हरियाणा में पहली बार व्यवस्थित खुदाई करवाई थी, और ये खुदाई क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को सामने लाने में सहायक भी रहे। तो हरियाणा में प्राचीन अवशेषों की खुदाई में डिब्बी स्नूपर का जो योगदान है, उनकी भूमिका है वो उल्लेखनीय रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो कौन सा है इनमें से। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख, तो पेहवा शिलालेख, अग्रवा लेख, टोपरा स्तंभ अभिलेख या फिर भिवानी अभिलेख। तो कौन सा है, टोपरा स्तंभ अभिलेख हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो ये जो है वो यमुनानगर से मिला था, और सम्राट अशोक के शासनकाल से ये संबंधित है। बाद में इन्हें दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थानांतरित किया गया। किया किसने पूछे तो फिरोज शाह तुगलक ने, अपने फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, जो मूलतः टोपरा से आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टोपरा अभिलेख को दिल्ली के
फिरोज शाह कोटला में किसने स्थापित किया या किसने स्थानांतरित किया? अभी पीछे पड़ गए, मैंने बताया भी था कि किसने किया। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो किसने किया था इसमें से? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली स्थापित कर दिया था। तो चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं थोड़े, कि फिरोज शाह तुगलक ने कई ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित किया। उसने टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाकर कोटला में स्थापित किया, और यह अशोककालीन स्तंभ जो है वो आज भी दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जो अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है वो मूलतः हरियाणा से लाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेहवा जो अभिलेख है उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने, किससे संबंध है उसका? सम्राट अशोक, मिहिर भोज, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। तो किन से है इनका संबंध? तो मिहिर भोज। और अगर स्थान पूछे तो कुरुक्षेत्र। पेहवा का जो स्थान पूछे तो कुरुक्षेत्र जिले से ये अभिलेख मिला था। किस क्या है इसका संबंध, किससे है? तो जो सम्राट मिहिर भोज हैं उनसे इनका संबंध है। तो यह जो है विष्णु मंदिर के निर्माण से भी संबंधित है, और यहाँ घोड़ों का व्यापार भी होता था। इसमें भोजदेव द्वारा या मिहिर भोज द्वारा मंदिर निर्माण का उल्लेख है। जो मंदिर कौन सा था? विष्णु मंदिर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि हरियाणा के किस स्थान से मिले अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का जो अंकन है वो मिलता है? 7 स्वर संगीत के जो होते हैं ना, सा, रे, गा, मा, ठीक है ना, ये जो 7 शब्द थे तो उनका उल्लेख जो है वो किसके अंदर मिलता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने, कुरुक्षेत्र, अग्रोहा, हिसार या फिर टोपरा। तो किससे मिलता है? कहाँ से? अग्रोहा से मिलता है इनका संबंध। तो फैक्ट देख लेते हैं इसके थोड़े, कि अग्रोहा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है, और यहाँ से मिले अभिलेख में संगीत के 7 स्वर जो हैं उनकी जानकारी मिलती है, और यह सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण खोज भी रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कि योद्धकालीन मुद्रांक जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन देख लिए, अग्रोहा, रोहतक, करनाल या फिर भिवानी। तो ये कहाँ से मिले थे? तो ये भी अग्रोहा से ही मिले थे। जो संगीत के स्वर थे वो भी अग्रोहा से, और योद्धकालीन जो मुद्रांक है वो भी अग्रोहा से ही मिले थे। तो जो योद्धे हैं वो कौन थे? ये प्राचीन गणराज्य थे, और इनकी मुद्राएं अग्रोहा क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मुद्राओं पर क्या अंकित है? योद्धे नाम, ये नाम अंकित है। ये जो है अग्रोहा, ये योद्धाओं का प्रमुख केंद्र रहा, जहाँ से कई मुद्राएं उनको उनकी मिली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिलेख सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? देखो अभिलेख तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः अभिलेख पूछे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो ज़्यादातर जो अभिलेख मिले हैं वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। तो अच्छा 5 प्रकार पूछ ले कौन कौन से? तो वो होंगे शिलालेख, ताम्रपत्र, भूलेख, मुद्रांक या फिर हस्तलिखित। ये 5 प्रकार के अभिलेख जो है वो सामान्यतः होते हैं। तो इनसे इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है, यानी इन्हीं से ही पता लग रहा है कि कोई शिलालेख मिल गया तो उससे पता लगता है कि ये किस समय काल का, किस राजा के समय का है, ठीक है ना। तो इनसे धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक जानकारी मिलती है, और इतिहास के प्रमाणों में अभिलेख जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी 5 प्रमुख श्रेणियां होती है जो मैंने ऊपर आपको बताई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के राजकीय वृक्ष का क्या नाम है? राजकीय वृक्ष क्या है हरियाणा का? ऑप्शन देख लेते हैं, नीम, पीपल, आम या फिर बरगद। तो क्या है? हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल। पीपल हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, और इसको क्या कहा जाता है? और बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। यह भारत में पवित्र वृक्ष माना जाता है, और हरियाणा सरकार ने इसे पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में चुना है। और इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या होगा? फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी, गुलाब, कमल या फिर चंपा। तो इनमें से कौन सा है?
कमल हरियाणा का राजकीय पुष्प, और भारत का भी राजकीय पुष्प, जो भारत का भी ये जो राष्ट्रीय फूल है या राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है, कमल ही है। तो चलिए और जान लेते हैं इसके फैक्ट कि यह शुद्धता और सौंदर्य का प्रतीक है और कमल पानी में खिलने वाला फूल है। जो हरियाणवी जो संस्कृति है उसमें इसका धार्मिक महत्व भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। मोर, ब्लैक फ्रैंकोलिन, बुलबुल या फिर तोता। तो इनमें से कौन सा है, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये हरियाणा का राज्य पक्षी है। ब्लैक फ्रैंकोलिन को कालिज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, कालिज। यह पक्षी घने झाड़ियों और खेतों में पाया जाता है। यह हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में आम है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फ्रैंकोलिनस। फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस इसका साइंटिफिक नाम है। हरियाणा के ग्रामीण परिदृश्य में यह पक्षी जो है वो आम है, इसलिए इसे राज्य पक्षी चुना गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि नीलगाय, काला हिरण जिसे ब्लैक बक भी बोलते हैं, हाथी या फिर भालू। तो कौन सा है इनमें से, तो काला हिरण यानी ब्लैक बक। तो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़े और फैक्ट भी। ये एक जो विलुप्त प्राय जीव है और इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या होगा, एंटीलोप सर्विकाप्रा। एंटीलोप सर्विकाप्रा। यह राजस्थान और हरियाणा में कभी जो काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके संरक्षण हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। विलुप्त होते ब्लैक बक को संरक्षित करने हेतु हरियाणा ने इसे राजकीय पशु भी घोषित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। तो कौन सा है राजकीय खेल, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी, शतरंज। तो इनमें से कौन सा है, तो राजकीय खेल है हरियाणा का कुश्ती। हमारे खेल कबड्डी कुश्ती से, तो इनमें से जो कुश्ती है वो हरियाणा का राजकीय खेल है। तो हरियाणा कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य है। सुशील कुमार, बजरंग पूनिया जैसे पहलवान हैं वो भी हरियाणा से ही हैं। यहाँ गांव-गांव के अंदर अखाड़ों की परंपरा है और पारंपरिक देसी कुश्ती भी यहाँ की पहचान है, जो शुरुआत से चली आ रही है। मैट की कुश्ती तो अभी पीछे शुरू हुई है। तो कुश्ती जो है वो हरियाणा की संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। इसी कारण इसे राजकीय खेल भी घोषित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस काल के औजारों को लघु असम यानी माइक्रोलिथ कहा जाता है। अच्छा, माइक्रोलिथ का मतलब क्या है, यानी जो छोटे छोटे हथियार बनते हैं। पहले जब पाषाण काल जो रहा है उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर से जिनसे भारी हथियार बनते थे, बड़े बड़े हथियार बनते थे। लेकिन माइक्रोलिथ आया, इसका मतलब छोटे छोटे जो औजार बनने, नुकीले औजार जो बनने शुरू हो गए थे। तो वो कौन सा काल था, पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण या फिर कांस्य युग। तो वो पाषाण का ही कौन सा काल था, मध्य पाषाण काल। इसके अंदर इस काल को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इस काल में छोटे पत्थरों से बने औजार पाए गए और यह शिकार और वनस्पति काटने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। और हरियाणा में इस काल के प्रमाण भी मिले हैं। तो माइक्रोलिथ जो वह आकार में छोटे लेकिन उपयोगी होते थे और मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर के औजारों का चलन था, जिन्हें क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो हरियाणा में कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिरसा, रोहतक, पिंजौर, कालका क्षेत्र या फिर महेंद्रगढ़। तो कहाँ से मिले हैं, पिंजौर कालका क्षेत्र से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो पिंजौर कालका क्षेत्र इसका सही उत्तर है और उस काल के यहाँ औजार और बर्तन मिले हैं। और यह क्षेत्र जो है वो हिमालय की तलहटी में आता है। यहाँ स्थायी निवास और कृषि की शुरुआत के प्रमाण भी मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है ना कि यहाँ जो है स्थायी निवास यहाँ से शुरू हो गया था और कृषि की शुरुआत हो गई थी। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन शुरू किया और पिंजौर काल का क्षेत्र में नवपाषाण काल के अवशेष कृषि और स्थायी बस्तियों का प्रमाण भी देते हैं।
कि लोग बसने शुरू हो गए थे, एक जगह टिककर रहने, स्थायी रूप से रहने शुरू हो गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि किस संस्कृति को कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, शीशवाल संस्कृति या फिर हाकड़ा संस्कृति। तो कृषक संस्कृति जिसको कहा जाता है वो है शीशवाल संस्कृति। तो इसके तथ्य देख लेते हैं थोड़े कि यह जो संस्कृति है ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की संस्कृति है। लोग स्थायी बस्तियों में रहते थे और कृषि करते थे। हरियाणा में जो शीशवाड़ गांव है वहां से इसके प्रमाण मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, शीशवाड़ संस्कृति। मिट्टी के बर्तन, कृषि औजार आदि यहाँ से मिले हैं। तो शीशवाड़ संस्कृति में कृषि और स्थायी निवास का प्रमाण मिला है, इसलिए इसे कृषक संस्कृति भी कहा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि मित्ताथल गांव की जो खुदाई है वो किसने करवाई थी। तो कहाँ ये मित्ताथल गांव, ये है भिवानी के अंदर। तो इसकी खुदाई किसने करवाई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम, डिब्बी स्नूपर, डॉक्टर सूरजबान, एमएस वत्स। तो किसने करवाई थी, डॉक्टर सूरजबान ने। पूछे कब करवाई थी, तो 1967-68 के अंदर इन्होंने करवाई थी। अच्छा, क्या क्या मिला यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से ताम्र युगीन और हड़प्पा कालीन की जो सामग्री है वो मिली थी, और सूरजबान ने कई सत्रों की खुदाई में योगदान दिया। यहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कनिष्क के सिक्के, सोने चांदी की मोहरें, तांबे की कुल्हाड़ी, और क्या मिला, हाथी दांत की पिन, मिट्टी और तांबे की चूड़ियाँ जो है वो मित्ताथल से मिली थी। तो याद कर लेने हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं कि तांबे की कुल्हाड़ी इनमें से कहाँ से मिली। तो मित्ताथल से मिली थी। तो मित्ताथल हरियाणा की पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जगह है। डॉक्टर सूरजबान ने हरियाणा के प्राचीन इतिहास को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बन्नावाली में खुदाई कब शुरू हुई थी। कहाँ ये बन्नावाली पूछे तो फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद में एक क्षेत्र है बन्नावाली। तो पूछा है उसकी खुदाई कब शुरू हुई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1965, 1974, 1982 या फिर 1990। तो बन्नावाली की खुदाई हुई थी 1974 के अंदर, और कुछ जगह आपको ये मिलेगा 1973। तो जो HSSC है उसने ये दोनों ही उत्तर सही मान रखे हैं, यानी किसी परीक्षा में 1973 आया था और किसी परीक्षा में 1974 भी आया है, दोनों एक साथ कभी नहीं आए हैं आज तक। तो चलिए फैक्ट देख लेते हैं इसके थोड़े कि बन्नावाली है वो हड़प्पा कालीन नगर था और RS बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। RS बिष्ट के द्वारा। यह स्थल फतेहाबाद जिले में है। यहाँ से क्या क्या मिला, तो मिट्टी का हल मिला, जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले, बैलगाड़ी के पहिए के निशान भी मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, और अध जले जौ के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। खुदाई यहाँ की हरियाणा पुरातत्व विभाग है उसके नेतृत्व में हुई थी। तो 1974 में बन्नावाली की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता के कई पहलू सामने आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि हिसार के किस क्षेत्र की खुदाई से शीशवालीय लोगों की जानकारी मिली। तो शीशवाल संस्कृति भी पढ़ी थी अपने। तो ऑप्शन देख लेते हैं, राखीगढ़ी, अग्रोहा, हिसार शहर या फिर बन्नावाली। तो कहाँ की खुदाई से मिली थी, तो राखीगढ़ी। तो हिसार के राखीगढ़ी क्षेत्र से शीशवालीय लोगों की जानकारी मिली थी। तो यहाँ से क्या क्या मिला, एक नर कंकाल मिला जिसका DNA किसे द्रविड़ लोगों से मिलता है। चित्रित मृद भांड मिले, बारिश का पानी एकत्रित करने हेतु विशाल स्थान मिला, और एक प्रेमी जोड़ा भी मिला। ये HSSC के अंदर आया था, प्रेमी जोड़ा है वो कहाँ से मिला था, उसका शव कहाँ से मिला था, तो वो राखीगढ़ी से मिला था। कृषि आधारित जीवन शैली का ये प्रमाण है, और यह स्थल हिसार जिले के अंदर है। राखीगढ़ी से मिले अवशेष बताते हैं कि यहाँ शीशवाल संस्कृति के लोग भी रहते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य हैं वो किस नदी के किनारे मिले हैं। तो हाकड़ा संस्कृति के ऑप्शन देख लेते हैं, यमुना, सरस्वती, घग्गर या फिर दृष्टवती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा
घग्गर नदी। तो इसके फैक्ट देख लेते हैं कि घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी माना जाता है और हाकड़ा संस्कृति है वो सिंधु घाटी से पूर्व की संस्कृति है। राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों से इसके साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बर्तन और आवासीय संरचनाएं भी यहाँ से मिली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हाकड़ा सभ्यता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में जो तांबे और कांस्य के औजार हैं उनका प्रयोग होना शुरू हो गया था और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बनवाड़ी जैसे शहर है वो इस संस्कृति के ही अंग हैं। इस सभ्यता जो है ये लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक की बताते हैं। नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और व्यापार व्यवस्था उन्नत थी इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा घाटी स्थलों में कौन सा हरियाणा में प्राचीन स्थल है? कौन सा प्राचीन है? सबसे पुराना स्थल किसे माना गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, बेडाना, मित्ताथल, मित्ताथल नाम है ये, राखी गढ़ी या फिर बालसमंद। तो इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेडाना। बेडाना है हड़प्पा घाटी स्थलों में कौन सा जो प्राचीन स्थल पूछा है तो वो प्राचीन स्थल है। अच्छा, ये खोजा तो बाद में गया है लेकिन यहाँ जो वस्तुएं मिली है ना वो इन सभी से पहले की हैं। जब उनकी जांच की गई तो पाया गया कि वे इन सभी से भी पुराने समय की है, इसलिए इसको हड़प्पा जो घाटी स्थल है उनमें सबसे प्राचीन स्थल बताया गया है। तो यहाँ से मिट्टी के पात्र और हड़प्पाई शैली की वस्तुएं मिली है। इसकी खुदाई ने हड़प्पा संस्कृति के विस्तार को स्पष्ट किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हैं कि किस विद्वान ने बनवाड़ी की खोज की थी। तो मैंने बताया था बनवाड़ी कहाँ स्थित थी, फतेहाबाद के अंदर। तो इसकी खोज जो है कब हुई थी? 1974 और कुछ जगह बताया था मैंने आपको कि 1973 भी मानते हैं। तो किसने की थी तब, ये भी आपको बताया था। ऑप्शन देख लेते हैं, MS वत्स, DK चक्रवर्ती, RS बिष्ट या फिर BB लाल। तो किसने की थी? RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। इसके फैक्ट चेक कर लेते हैं थोड़े कि RS जो बिष्ट हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में एक वरिष्ठ अधिकारी थे और उन्होंने हड़प्पाई और पूर्व हड़प्पाई परतों को चिन्हित किया। यह स्थल एक नियोजित शहर था। इसकी जो व्यवस्था थी वो एक मतलब नियोजित शहर के रूप में थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? भारत का पूछा है सबसे बड़ा। ऑप्शन देखते हैं, मोहनजोदड़ो, बनावाड़ी, राखी गढ़ी या फिर धौलावीरा। तो जो राखी गढ़ी क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल इसको माना गया है। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा टीला भी बोलते हैं इसे। एशिया का सबसे बड़ा टीला कौन सा? तो राखी गढ़ी। यह क्षेत्रफल में मोहनजोदड़ो से भी बड़ा पाया गया है। खुदाई में यहाँ क्या क्या मिले? मकान, गलियां, चूने के फर्श आदि यहाँ पर मिले हैं। 2011 से 16 में ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग और साउथ कोरिया की टीम ने यहाँ पर संयुक्त रूप से खुदाई भी की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि हरियाणा के ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? 4500 वर्ष पुरानी। तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं, कुणाल, मित्ताथल, राखी गढ़ी या फिर बनावाड़ी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के अंदर की जो सभ्यता है वो बताते हैं कि 4500 साल पुरानी यानी लगभग 5000 साल पुरानी है। तो DNA शोध से साबित हुआ कि यह जो स्थल है वो स्थानीय विकास का परिणाम था। इसे मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आया भी है कि मोहनजोदड़ो की बहन किसे कहा जाता है? तो राखी गढ़ी को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो पहला तो अपने देख लिया राखी गढ़ी था, तो दूसरा कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, दुष्यंतपुरा, मित्ताथल, दक्षखेड़ा या फिर बेडाना। तो कौन सा है?
दक्षखेड़ा। दक्षखेड़ा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। इसके तथ्य देख लेते हैं, ये कहाँ है, रोहतक जिले के अंदर है। इसकी खोज है वो डॉक्टर विवेक दांगी ने की। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी खोज किसने की, डॉक्टर विवेक दांगी ने। और यहाँ क्या मिला कि कब्रिस्तान में 70 शवों को दफनाने का जो प्रमाण है वो यहाँ से मिला। शेलखड़ी की 4 मुहरें मिली, नर कंकाल व आभूषण भी यहाँ से मिले थे। यह राखी गढ़ी के बाद हरियाणा का दूसरा प्रमुख हड़प्पाई स्थल है। नगर नियोजन के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया था। तो कहाँ से खोजा गया था, तो ऑप्शन देख लेते हैं, कुणाल, बनावाली, ये बड़ाना नहीं बिरडाना होगा, बिरडाना, या फिर कालका। तो कहाँ से मिला, तो ये मिला था कुणाल से। कुणाल से राजसी मुकुट खोजा गया। और ये कुणाल है कहाँ, ये भी फतेहाबाद जिले के अंदर है। और 1986 में इसकी खोज जो है वो जे.एस. खत्री व एम आचार्य द्वारा की गई। ये याद रखना है, खोज कब की, 1986 में। किसने की, तो जे.एस. खत्री व एम आचार्य ने इसकी खोज की। और चांदी का बना एक यहाँ से राजसी मुकुट मिला था। यह भारत में मिला सबसे प्राचीन मुकुट माना जाता है। यह सरस्वती नदी के किनारे बसा स्थल था। तो ये भी आ सकता है ना प्रश्न कि भारत में मिला सबसे प्राचीन मुकुट कौन सा है, तो राजसी मुकुट है जो चांदी का बना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है गिरावड़, कौन सा स्थल है, गिरावड़, वो किस जिले में स्थित है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद या फिर कैथल। तो कहाँ ये, तो ये स्थल है रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर गिरावड़ है। तो इसकी जो खोज है वो 2006 में की गई। किसके द्वारा, डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा की गई। यहाँ से मृद भांड पकाने वाली 2 बटियां मिली थी। जो मटके थे ना, एक तरीके से मृद भांड जिसे बोलते हैं, तो वो पकाने की 2 बटियां यहाँ से मिली थी। यह एक ग्रामीण हड़प्पाई स्थल था। इससे व्यापार और कृषि संबंधी गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है, क्या था, भी लिख सकते हैं ना, यहाँ क्या है। तो ऋग्वेद में क्या है, रज हरियाणे, हरियूपयू, श्री जनकंठ पद या फिर कुरुक्षेत्र। तो इनमें से क्या है, ऋग्वेद में रज हरियाणे। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। इसके फैक्ट देख लेते हैं अपने कि ऋग्वेद में से रज हरियाणे नाम से हरियाणा क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और वैदिक काल में जो हरियाणा है वो आर्यों का प्रमुख निवास स्थान रहा है। इस क्षेत्र को बाद में ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र भी कहा गया। सरस्वती नदी है वो इस क्षेत्र से होकर बहती थी। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी। और कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैंने किया था कि ख्वाजा पीर का मकबरा कहाँ स्थित था। तो इसका जो सही उत्तर था वो सिरसा था। और आज जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है कि शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया। किसको, शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं कि 1968, 1958, 1966 या फिर 1985। कब राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया गया, कमेंट बॉक्स में जवाब जो है आंसर है ज़रूर दीजिएगा। और कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।